नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम सावन यादव है और आज के इस वीडियो में हम सप्लाई और डिमांड के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी को कोई स्टॉक्स बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। हाँ, आप चाहे तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई और डिमांड इन स्टॉक मार्केट। तो हम इसमें जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट्स है, छोटे छोटे, हम उसको कवर करेंगे। हम इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। व्हाट इज डिमांड? डिमांड मीन जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर या इन्वेस्टर किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, ऊपर जाता है। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई मीन्स जब ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर या इन्वेस्टर उस स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। डिमांड में क्या हो रहा था, उस स्टॉक को बाय करना चाहता है। सेल में क्या हो रहा है, डिमांड में, सप्लाई में क्या हो रहा है, उस स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। कि जब ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर या इन्वेस्टर किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो उस स्टॉक का प्राइस जो है वो गिरता है, वो कम होता है। बैलेंस बिटवीन सप्लाई और डिमांड। तो किसी स्टॉक में क्या होता है, कोई भी स्टॉक हो तो वो बायर्स और सेलर्स के ऊपर ही डिपेंड रहता है। जब वो मूवमेंट करता है, जो फ्लक्चुएट करता है, कोई भी स्टॉक हो, जब वो फ्लक्चुएट करता है, जब मूवमेंट करता है, तो बायर्स और सेलर्स पे ही डिपेंड रहता है। सप्लाई और डिमांड पे ही डिपेंड होती, वो ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस। तो मैंने आपको बताया, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा रहेगा तब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा रहेगी तब स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। और जब दोनों इक्वल रहेगा, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, जब अगर दोनों इक्वल रहेगा तब जो है स्टॉक का जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, ये एक जो रेंज है, ये एक सप्लाई का रेंज है, और ये एक डिमांड का रेंज है। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है, यहाँ से देखो बाइंग आ रही है, ट्रेडर या इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट पे आके मार्केट ये पॉइंट से नीचे आ रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, जो स्टॉक्स को सेल करते हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी यहाँ पे वो क्या चाहते हैं, इसको यहाँ से ऊपर नहीं जाने देना चाहते, तो यहाँ से और सेलिंग करना चालू कर देते। जब मार्केट में और ज्यादा सप्लाई आता है और सप्लाई को अ, जो बायर है वो फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो रहा है, जब सेल कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे, तो मार्केट का प्राइस नीचे आ रहा है। और फिर यहाँ पे आके जब बायर से यहाँ पे नहीं चाहते कि स्टॉक का प्राइस इसके नीचे जाए, या तो हो सकता है इस रेंज के नीचे उनका स्टॉप लॉस हो, लिक्विडिटी हो, तो फिर से यहाँ पे बायर ने प्रेशर लगाया। तो जनरली होता क्या है, ये रेंज में होता ये है कि सप्लाई जोन में क्या होता है कि ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टॉक को सेल करते हैं, और डिमांड जोन में बायर क्या करते हैं, उस स्टॉक को खरीदते हैं, बाय करते हैं। ट्रेडर या इन्वेस्टर उस स्टॉक को बाय करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बाइंग आई है, इसने इस जोन को
ब्रेक दे दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे दो कंडीशन से ही ये ब्रेकआउट पॉसिबल है। या तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं उन्होंने अपनी पोजीशन लूज कर दी होगी कहीं यहाँ पे कहीं, या तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा यहाँ पे कहीं, लूज कर दिया होगा। या तो फिर जो यहाँ पे बाइंग आई है, जो यहाँ पे ट्रेडर या इन्वेस्टर जो यहाँ पे बाइंग करना चालू किए हैं, वो इतने ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर लिए हैं कि इनके पास सप्लाई बचा ही ना हो। और जब सप्लाई नहीं बचा था, इनके पास बचा, इसके वजह से इनका जो रेंज है वो ब्रेक होगा, स्टॉक का प्राइस ऊपर चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिमांड जोन में बाइंग होता है और सप्लाई जोन में सेलिंग होता है, वो नॉर्मल चीज। तो यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल, जैसे कि नंबर ये क्या है, एक बुलिश कैंडल। तो हर एक कैंडल में, बुलिश हो या बेरिश हो, तो हर एक कैंडल में सप्लाई और डिमांड के बेस पे ही वो कैंडल जो है वो बनती है। तो हर एक कैंडल हमें बताती है कि यहाँ पे सेलर्स का ज्यादा हाथ है या बायर्स का ज्यादा हाथ है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि ये बुलिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल कब बनती है, जब नंबर ऑफ बायर ज्यादा हो। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ बायर, 1 लाख है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, 50 है। तो जब नंबर ऑफ बायर ज्यादा रहते हैं तब क्या होता है, बुलिश कैंडल बनता है। अब बुलिश कैंडल बन, और फिर नंबर ऑफ सेलर्स कम है। जब नंबर ऑफ बायर ज्यादा है और नंबर ऑफ सेलर्स कम है तब बुलिश कैंडल बनता है। क्योंकि अभी जो बायर्स हैं इन्होंने डिमांड की 1 लाख शेयर्स की, और सेलर्स ने उसको पूरा नहीं कर पाया, उसके 50% को ही कवर कर पाया। तो जब क्या होता है, हम जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे कि हम एक नॉर्मल दुकान के कोई प्रोडक्ट लेने गए, हमने बोल दिया कि हमने वो 100 क्वांटिटी में चाहिए, बट उसके पास क्या है, 85 क्वांटिटी है। तो जब वो उसके ऑर्डर को फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है तब वो उसके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाता है। तो उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी होता है, जब किसी के ऑर्डर को फुलफिलमेंट नहीं कर पाते तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। अगर यहाँ पे जैसे बायर्स 1 लाख आया है, यहाँ पे सेलर्स 1 लाख भी आ जाते, तब ये जो बुलिश कैंडल बनी है तब ये नहीं बनती। क्यों? क्योंकि सामने वाले के ऑर्डर को मैंने फुलफिलमेंट कर दिया, उसे जितना चाहिए था मैंने उसको दे दिया। और जैसे कि यहाँ इस बेरिस कैंडल में देखते हैं, इसमें क्या है, नंबर ऑफ सेलर कितना, 1 लाख है, और नंबर ऑफ बायर, सॉरी यहाँ पे 50 के है, 1 लाख लिख रहा था। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेलर कितना है, नंबर ऑफ सेलर, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेलर कितना है, 1 लाख, और नंबर ऑफ बायर कितने हैं, 50 है। इसलिए यहाँ पे बेरिस कैंडल बने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलर्स की संख्या है वो ज्यादा है, और उनके ऑर्डर को बायर्स फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ये बेरिस कैंडल बने हैं। इसको हम एक्साइटिंग कैंडल भी बोलते हैं। अगर इतनी बड़ी कैंडल कोई बनती है तो हम इसको एक्साइटिंग कैंडल भी बोलते हैं। जैसे कि ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है और ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है, लेकिन ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं। अब यहीं पे अगर कोई कैंडल इससे भी बड़ी हो तो बिग एक्साइटिंग कैंडल हो जाएगी, और ये रेड एक्साइटिंग कैंडल हो जाएगी। तो एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला ये है कि जो बॉडी पार्ट है इस कैंडल का, उस पूरे कैंडल के रेंज से 50% से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि इसका ये, इस कैंडल का रेंज क्या है, ये इस कैंडल का रेंज है, और इसका बॉडी पार्ट क्या है, इसको हम जो है बॉडी बोलते हैं, और ये पूरा रेंज है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, इसका जो बॉडी है वो इसके पूरे कैंडल के रेंज के 50% से ज्यादा है। तो इसलिए हम इसको
एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। तो क्या सभी कैंडल्स, बुलिश कैंडल को हम एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे? नहीं। यहाँ पे देखो, इस कैंडल में क्या है, इसको हम बेस कैंडल बोलेंगे। क्यों बेस कैंडल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जो बॉडी पार्ट है वो लेस देन 50% है, पूरे कैंडल के लेस देन 50% है, इसलिए हम इसको बेस कैंडल बोलेंगे। क्यों, देखो इधर पे सीधा सीधा दिख रहा है, इसका जो बॉडी पार्ट है, इसका जो बॉडी पार्ट है वो पूरे कैंडल के रेंज के 50% से कम है, इसलिए हम बेस कैंडल बोलेंगे। और इसे इसे भी हम बेस कैंडल बोलेंगे। अब कैंडल कैसा भी हो, डिपेंड नहीं करता। अगर उसका बॉडी अगर 50% से कम है, हम उसको बेस कैंडल ही बोलेंगे, चाहे वो यही क्यों नहीं, चाहे वो हैमर हो, चाहे डोजी बनाया हुआ हो, तो हम उसको बेस कैंडल ही बोलेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना है, धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट कर दीजिए, या फिर किसी दिन मैं लाइव आऊंगा, जब लाइव आना स्टार्ट करूंगा तब आप वो सवाल मुझसे कीजिएगा। मैं लाइव मार्केट में आपको लाइव वो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ सीखना भी रहेगा तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि हो सकता है कि इसमें कुछ पॉइंट छूट गए हों, क्योंकि अभी छोटा वीडियो बनाना और उसमें ही सब कुछ डाल देना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, और बड़ा वीडियो बनाओ तो ज्यादा लोग देखने नहीं चाहते हैं। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे वीडियोस बना के, ताकि उसमें जो हम सीखे वो हमें इम्पोर्टेंट चीज हमें उसमें सीखने को मिलेगी। ठीक है। जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज लाइक और कमेंट मत करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।